रूस को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि अगर उसने बिना किसी वजह के यूक्रेन पर हमला किया तो दुनिया की एक बड़ी ताकत उसके खिलाफ हो जाएगी। इसीलिए रूस ने जंग का ऐसा रास्ता निकाला है कि हमला भी हो जाए और इल्जाम भी न लगे। इसी चाल के तहत रूस ने 2014 में यूक्रेन से अलग हुए 2 इलाकों को आजाद देश का दर्जा दे दिया है। यानी रूस अब इन 2 इलाकों में अपनी सेनाओं को भेज सकता है और यूक्रेन अगर इसके जवाब में कोई कार्रवाई करता है तो फिर रूस इस कार्रवाई की जवाबी कार्रवाई को जायज ठहरा सकता है। Began to impose sanctions in response far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014. And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further as with sanctions. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors? This is a flagrant violation of international law, and it demands a firm response from the international community. Over the last few months, we've coordinated closely with our NATO allies and partners in Europe and around the world to prepare that response. आपने वो लाइन तो जरूर सुनी होगी, साफ कहते भी नहीं और चुप रहते भी नहीं। यूक्रेन को लेकर रूस का रवैया कुछ कुछ वैसा ही है। रूस लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि वो यूक्रेन पर कोई हमला करने वाला है, लेकिन ये भी सच है कि उसने सारा काम छोड़कर यूक्रेन की सीमाओं पर अपने 90,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। और अब तो उसने यूक्रेन के 2 अलगाववादी इलाकों को अलग देश के तौर पर ही मान्यता दे दी है और ये कह दिया है कि अब रूसी सेना इन 2 इलाकों में पहुंचकर वहां शांति स्थापित करने का काम करेगी। मतलब ये हुआ कि रूस बेशक यूक्रेन पर सीधे जंगी हमला नहीं कर रहा है, मगर वो यूक्रेन पर रह रहकर किश्तों में वार जरूर कर रहा है। और रूस के इस किश्तों वाले हमले ने दुनिया की 2 महाशक्तियों यानी रूस और अमेरिका को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ब्रिटेन और जापान जैसे देश तो खैर इस मामले में शुरू से ही रूस के खिलाफ हैं। दरअसल लुहांस्क और दोनेत्स्क पर रूस की हिमायत करने वाले अलगाववादी काबिज हैं। इन दोनों इलाकों को डोनबास के तौर पर जाना जाता है। ये इलाके 2014 में यूक्रेन सरकार के कब्जे से बाहर हो गए थे और इन्होंने खुद को आजाद गणराज्य करार दिया था, लेकिन मान्यता को लेकर इनकी लड़ाई अब भी जारी है। यूक्रेन का कहना है कि अलगाववादियों से लड़ाई में अब तक लगभग 15,000 लोग मारे जा चुके हैं। रूस इस संघर्ष में बेशक खुले तौर पर अलगाववादियों को समर्थन देने से इनकार करता रहा हो, लेकिन जानकारों का दावा है कि वो शुरू से ही अलगाववादियों की पिछले दरवाजे से मदद करता रहा है, जिसमें खुफिया तौर पर फौजी मदद, आर्थिक सहायता, कोविड-19 टीकों की सप्लाई और यहां रहने वाले तकरीबन 8 लाख से ज्यादा लोगों को रूसी पासपोर्ट इश्यू करना शामिल है। The activities of the Ukrainian army is governed by the foreign consultants, and we are well aware of that. Last year, under the pretext of the war games, the military contingents of the NATO countries were deployed in Ukraine.
Ukrainian army is already integrated into NATO. It means that Ukrainian army units can be done directly from the NATO headquarters. The West started to explore the territory of Ukraine as the future theater of military action, as the future battlefield, and it is aimed against Russia. Last year alone, it had more than 20,000 troops and more than 1,000 equipment, hardware units. लेकिन अब रूस ने पहली बार ये कह दिया है कि वो डोनबास को यूक्रेन का हिस्सा नहीं मानता। रूस के डोनबास को मान्यता देने का मतलब ये हुआ कि अब वो अपनी सेना को इन इलाकों में भेज सकता है। रूस की दलील है कि वो यूक्रेन के खिलाफ डोनबास की हिफाजत के लिए एक सहयोगी के तौर पर दखल दे रहा है, बल्कि उसने तो यहां तक कह दिया है कि उसकी सेना इलाके में अमन चैन लाने के लिए काम करेगी। ये हालात कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनेत्स्क के पूर्व नेता अलेक्जेंडर बोरोडाई ने पिछले महीने ही ये साफ कर दिया था कि अगर रूस ने अलगाववादियों को मान्यता देने का काम किया और लुहांस्क और दोनेत्स्क पर कब्जा करने में उनकी मदद की, तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हो जाएगी। और फिलहाल हालात ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। रूस के इस कदम के बाद आनन फानन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई और उसके इस फैसले की कड़ी मजम्मत की गई। बैठक में कहा गया कि रूस ने ऐसा कर मिन्स्क समझौते की चिंदियां बिखेर दी हैं। अमेरिका और ब्रिटेन इस मामले में सबसे मुखर रहे और बहुत मुमकिन है कि अब ये दोनों ही देश रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान भी कर दे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तो खैर पहले ही कह दिया था कि यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों को कोई मान्यता देना यूक्रेन के निजी मामलों में दखल देने जैसी बात होगी और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी होगा। जबकि रूस के इस फैसले के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्लिंकन की उन्हीं बातों को दोहराया है। रूस के इस फैसले से यूरोपियन यूनियन भी नाराज है और उसने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है। असल में यूक्रेन का झुकाव अमेरिका और नेटो देशों के प्रति रहा है, जबकि रूस ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिल गई तो अमेरिका समेत नेटो मुल्कों की फौज उसकी दहलीज तक पहुंच जाएगी और ये उसके लिए एक बड़ा खतरा होगा। ऊपर से यूक्रेन पर अमेरिका का दबदबा बढ़ने से उसके लिए आर्थिक तौर पर भी नई चुनौतियां खड़ी होंगी। कुछ इन्हीं वजहों से रूस यूक्रेन पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। दरअसल ग्लोबल इकोनॉमी पर कच्चे तेल का आज भी सबसे ज्यादा असर है। अमेरिका किसी भी हाल में कच्चे तेल के बाजार पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहता है, जबकि रूस के हित अमेरिका से मेल नहीं खाते और वो इस मामले में अमेरिका के खिलाफ है। रूस यूरोपीय देशों को कच्चे तेल और गैस की सप्लाई करता है और सप्लाई की ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है। अमेरिका को लगता है कि अगर उसका यूक्रेन पर दबदबा रहा तो कच्चे तेल के बाजार पर भी उसका कब्जा रहेगा। इससे वो रूस को भी आसानी से काबू कर सकेगा। उधर यूक्रेन रूस से कच्चे तेल पर यूरोपीय देशों की निर्भरता को धीरे धीरे कम कर रहा है, जिससे अमेरिका को फायदा होना तय है, क्योंकि इससे उसके लिए नया बाजार पैदा होगा। जानकारों की माने तो यूक्रेन और अमेरिका से रूस की नाराजगी की जड़ में यही सबसे अहम वजह है। अब आइए आपको लगे हाथ ये भी बता देते हैं कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के रूस पर प्रतिबंध लगाने का आखिर क्या असर होने वाला है। जानकारों की माने तो अमेरिका और सहयोगी देश अगर रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं तो रूस को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। रूस की अर्थव्यवस्था रिसोर्स बेस्ड है और कच्चा तेल और गैस के निर्यात से उसकी जीडीपी को बूस्ट मिलता है। ये देखा गया है कि जब क्रूड के भाव बढ़ रहे होते हैं तो रूस की इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ती है। मौजूदा संकट से क्रूड फिर $100 के करीब पहुंच गया है। अब अगर अमेरिका ने रूस के तेल और गैस को भी प्रतिबंध के दायरे में ला दिया तो रूस के लिए नए खरीदार की तलाश करना एक मुश्किल काम होगा। इससे रूस के लिए मुश्किल आर्थिक हालत पैदा हो जाएंगी। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस विवाद में भारत ने बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। भारत ने रूस और यूक्रेन के रिश्तों में बढ़ते तनाव पर चिंता तो जताई, ये भी कहा कि इस मसले को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन न तो उसने अमेरिका के कदम की हिमायत की और न ही रूस के कदम की मुखालफत की। इसे एक तरह से भारत के तटस्थ रवैये के तौर पर भी देखा जा सकता है। भारत ने यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए छात्रों से एक बार फिर घर वापसी की अपील की है।
भारत की ओर से कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस पर किसी फैसले का इंतजार किए बिना भारतीय छात्रों को वापस लौटना चाहिए। भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए एक्स्ट्रा फ्लाइट्स की भी शुरुआत की है। अमेरिका और नेटो देशों का आकलन यह है कि रूस अब किसी भी वक्त, अगले चंद हफ्तों में नहीं, अगले चंद दिनों में यूक्रेन पर हमला करने वाला है। इसीलिए अमेरिका, इंग्लैंड, इजरायल, नेटो के अधिकारी समेत कई राजनयिक और दूतावासों ने कीव से अपने अधिकारियों को हटा लिया है। या तो वो लेविव और सुरक्षित इलाकों में पोलैंड के बॉर्डर के पास चले गए हैं या फिर ब्रसल्स अब पहुंच गए हैं। भारत ने भी यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्र छात्राओं से कुछ समय के लिए सुरक्षित भारत लौट आने के लिए कहा है और इसके लिए 22, 24 और 26 फरवरी को एयर इंडिया विशेष विमान उड़ा रहा है। जरूरत पड़ने पर चार्टर्ड फ्लाइट्स और एयर ब्रिज की स्थापना भी की जाएगी। देखिए, जो यूक्रेन का मामला है, भारत यही चाहता है कि किसी तरीके से शांति स्थापित हो और बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाए, यह भारत चाहता है। और अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन ने यह कहा है कि हम रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत करने को तैयार हैं। यदि दोनों की बातचीत होगी तो मैं तो आश्वस्त हूं कि कोई न कोई समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। भारत का जहां तक पक्ष है, भारत शांति चाहता है। भारत सदैव से विश्व शांति का पक्ष धर रहा है। बहरहाल स्ट्रेटेजिक स्टेप्स यानी तमाम सामरिक कदमों के बीच रूस की नरमी भरी बातों से बेशक ये मामला अब से 24 घंटे पहले तक बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं दिख रहा था, लेकिन अब रूस के यूक्रेन के 2 इलाकों को मान्यता देने के फैसले ने आग में घी का काम कर दिया है। गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, यूक्रेन आज तक। रूस की तमाम धमकियों के बावजूद यूक्रेन भी रूस से 2-2 हाथ करने को तैयार है। इस जंग के लिए बाकायदा यूक्रेन की महिलाएं भी मोर्चा लेने के लिए आगे आ रही हैं। यूक्रेन की सेना में 30,000 से ज्यादा महिला सैनिक हैं और अब जंग के बादल के बीच यूक्रेन की बहुत सारी महिलाएं सेना में भर्ती हो रही हैं। कई महिलाएं तो ऐसी हैं जिनकी उम्र 60 को भी पार कर चुकी है। जब किसी कुनबे पर मुसीबत आती है तो घर का हर सदस्य मुसीबतों से टकरा रहा होता है। कुछ ऐसा ही यूक्रेन में भी देखने को मिल रहा है। महिलाएं इस संकट की घड़ी में देश की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर ले चुकी हैं और यही वजह है कि रूस यूक्रेन विवाद में यूक्रेन की महिला सैनिक लोहा लेने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, आने वाले वक्त के लिए भी यूक्रेन की नई सेना में महिलाएं भर्ती हो रही हैं। यूक्रेन की सेना में 30,000 से ज्यादा महिला सैनिक हैं और 20 से 60 साल की महिलाएं खास तौर पर सेना में शामिल हो रही हैं। ये महिला सैनिक पूरी तरह से ट्रेंड हैं और किसी भी जंग को जीतने का माद्दा रखती हैं। इसका उदाहरण 2014 में तब देखने को मिला था जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इस हमले में बड़ी संख्या में यूक्रेनी नागरिकों और सैनिकों की मौत भी हुई थी, लेकिन इन महिला सैनिकों ने उस वक्त आगे बढ़कर अपने नागरिकों की रक्षा की थी। हालांकि ये कोई नई बात नहीं। यूक्रेन 1993 से ही महिलाओं की भर्ती अपनी सेना में कर रहा है। यूक्रेन की सेना में 15% हिस्सा महिलाओं का है, जिसमें अफसर पद पर 1100 और मैदान जंग यानी युद्ध के मैदान में 13,000 से ज्यादा महिला सैनिक तैनात हैं। गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, यूक्रेन आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।